आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। 5 सालों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा। 2016 के बाद लगे पहले जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने करीब 150 लोगों की समस्या सुनी और अधिकारियों को उसे दूर करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने फिर बताया कि आखिर दोबारा जनता दरबार शुरू करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। मेरा हाथ पकड़ के हमको दुष्कर्म करना चाहे तब हम जबरदस्ती गए तो छोड़ा के उसके डीएसपी सर के पास, डीजीपी सर को भी लिख के दिए हैं, लिखित में आवेदन हर जगह लिखित में दिए हैं। एसपी सर कोई सुनने को नहीं तैयार है सर। कोई पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर इंसाफ के लिए रो रही थी। समस्या से सर दू लड़का का अपहरण भए गेलै हमरा। आज तक FIR नहीं भेले, थाना SP DJP सब बौआइत रहलिए। मुख्यमंत्री जी यहाँ 6 बेर एलिए गेट पर भेंट करेल, कहलखिन गरीब आदमी से नहीं मिले छै। अपहरण कलखिन उमाशंकर प्रसाद सिंह, पिता जगन्नाथ प्रसाद सिंह, राहुल प्रसाद सिंह, उमाशंकर प्रसाद सिंह। कोई अपने अपहरित बेटों की रिहाई के लिए गुहार लगा रहा था। करीब 5 सालों बाद सोमवार को जब सीएम ने जनता दरबार की शुरुआत की तो अलग अलग जिलों से फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस भीड़ के हर चेहरे पर सिस्टम से निराशा थी और सीएम नीतीश से मिलकर समस्या के समाधान की उम्मीद। ऐसी ही उम्मीद लेकर समस्तीपुर के एक बुजुर्ग गणेश राय पहुंचे थे, जिनके 2 बेटों का अपहरण किया गया और दबंगों ने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। वहीं समस्तीपुर की प्रीति झा भी अपने बेटे के साथ पहुंची, जिनका आरोप है कि उन्हें लव मैरिज करने की सजा उनके घर वाले ही दे रहे हैं और पुलिस भी उन्हें प्रताड़ित करती है। हालांकि बगैर रजिस्ट्रेशन कराए पहुंचे लोगों को जनता दरबार में सीएम के सामने फरियाद रखने का मौका नहीं मिला। ऐसे फरियादियों को पटना डीएम ने पूरी प्रक्रिया समझाई। इसलिए पहले रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद जिस दिन आपके मोबाइल पर मैसेज जाएगा कि इस तारीख को इतने बजे आइएगा, उसी दिन आना है। जैसे जो रजिस्ट्रेशन जो लोग पहले किए थे उसमें से 150 लोगों को मैसेज गया था और वो लोग आ गए हैं और आ करके अपना स्थान ग्रहण कर लिए हैं और मिल रहे हैं। जैसे भी बहुत संख्या में हम लोग देख रहे हैं कि 40-50 लोग आ गए हैं जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराए। उन लोगों का हम लोगों ने आवेदन ले लिया है। हम लोग अपने ऑफिस से उनका रजिस्ट्रेशन करा देंगे और उनकी जिस प्रकार की समस्या है और जिस सोमवार को उनका विषय है उसमें उनको मैसेज जाएगा मोबाइल पर और उसके बाद संबंधित जिला पदाधिकारी और जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं वो लोग संपर्क करेंगे और उनका RT-PCR टेस्ट करा के टीकाकरण करा के बस से वहाँ से भेजेंगे। ये व्यवस्था की गई है कोरोना काल के लिए। वहीं पहले से रजिस्ट्रेशन कराने वाले 150 फरियादी सीएम नीतीश से मिले और अपनी समस्या बताई। इनमें मोतिहारी से आए लोग भी थे, जिन्हें उम्मीद है कि सीएम से मिलने के बाद उनकी समस्या का समाधान जरूर होगा। अभी तो संतुष्ट है और आगे कार्रवाई हो जाए और हमारा काम हो जाए तो बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे सर। नीतीश कुमार पर भरोसा है कि आपने शिकायत की है तो आप कार्रवाई होगी? जी भरोसा है। आश्वासन मिला है कि इन्होंने बात करके अधिकारियों से कहा है कि जल्द से जल्द किया जाएगा और एक यही ऑप्शन है ना, बेरोजगार और युवा जो भी है जनता के वास्ते तो यही ऑप्शन है ना सर। जनता दरबार से उम्मीद जगी है आप लोगों को कि समस्या का समाधान होगा? उम्मीद तो जगी है। सीएम नीतीश ने दोबारा जनता दरबार के शुरू करने के पीछे की वजह बताई और आने वाले दिनों में इसके विस्तार की बात कही। आपने जो लोक शिकायत निवारण कानून जो बनाया है वो भी बहुत इफेक्टिव चल रहा है, उसको हम देखे हैं। लेकिन फिर भी ये लगा कि सारे लोग शायद नहीं जा पाते हैं और कई तरह की समस्या झेल रहे हैं। तो वैसी समस्याओं का जो लोक शिकायत निवारण कानून में प्रावधान है उसके अलावे भी कुछ बातें होंगी। तो इसलिए जरूरी है, इसको देखना भी जरूरी है। वो तो अपनी जगह पर चलेगा, वो तो निश्चित रूप से चलेगा और उसके साथ साथ ये भी करेंगे तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसका और एक्सपेंशन भी करेंगे। साल 2006 से 2016 तक चलने वाले जनता दरबार से न सिर्फ सीएम से जनता का सीधा संवाद होता था, बल्कि सीएम नीतीश को भी जमीनी हकीकत का पता चलता था और सिस्टम पर निगरानी होती थी। ऐसे में जनता दरबार के फिर से शुरू होने के बाद ये उम्मीद है कि लोगों की समस्याओं को लेकर सिस्टम अब ज्यादा गंभीर और जवाबदेह बनेगा। शैलेंद्र, न्यूज़ 18, पटना। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा के बाद बिहार में भी बहस छिड़ी हुई है, लेकिन सियासी बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने से बहुत फायदा नहीं होने वाला। सीएम नीतीश ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि शिक्षा का स्तर सुधारा जाए और जागरूकता लाई जाए। वहीं RCP सिंह के मंत्री बनने पर सीएम ने कहा कि वे खुश क्यों नहीं होंगे। बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें
जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई इसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया, तो पता चला 2 ही है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने आरसीपी सिंह को बधाई नहीं दी फोन करके उनके मंत्री बनने पर? तो इस सब बात पर छोड़िए ना सर, लेकिन सर इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है। सब ऐसा ऐसी हमारे पार्टी के कैसे नहीं कह रहे कि बधाई नहीं दिए, तो ये सबको कुछ को मालूम रहता नहीं, ऐसे ही बोलते रहता, उससे कोई बात जनता दरबार हुआ तो हमारे पार्टी में सब कोई इशू नहीं है। 2016 में जो जनता दरबार हुआ, आज जो हुआ, तो आपका हम लोगों को मालूम भी नहीं तो बधाई नहीं दी, इसका पता है। अच्छा कुछ ले वहाँ दिए कि नहीं दिए, लेकिन तरह तरह की बात चर्चा तो है कि आपने नहीं दी बधाई। ये नहीं, सब बात फालतू है, पता नहीं क्यों ये सब। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता दरबार पैसे की फिजूल खर्ची है और सीएम से गुहार लगाने पर भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार की आबादी 12 करोड़ है और हफ्ते में 200 लोगों से मिलने से कोई फायदा नहीं होगा। 12-13 करोड़ की जनता है बिहार में, और एक हफ्ते में तकरीबन जो है 200 लोगों से मुलाकात करेंगे, तो हमको नहीं लगता कि इसका कोई फायदा होने वाला है। आप देखिएगा, ऐसी व्यवस्था करानी चाहिए कि दूर दराज के जिले से लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं, और मान लीजिए अभी कोई 5 लोग को है तो 11 अधिकारी जो है वो लेकर के आता है, तो ये तो पैसा और जो है वो खर्च हो रहा है और निदान कुछ नहीं निकल रहा है। 200 लोग से तो ज्यादा प्रतिदिन हम लोगों से मिलते हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। गंडक और बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं, इससे रिहायशी इलाकों में पानी भर रहा है। बाढ़ के साथ साथ कटाव भी कई गांवों का वजूद मिटाने पर आमादा है। गया पूरा चला गया। चंद पलों में पेड़ धड़ाम, ये है नजारा। जमीन का टुकड़ा पानी में विलीन। तूफान हो रहा है, तूफान देखिए। जैसे जैसे कटाव हो रहा है, नदी नजदीक आ रही है। पूर्णिया के वायसी अनुमंडल में महानंदा और परमान नदी की तेज धार से पिछले 15 दिनों से कटाव जारी है। अभी तक खेती की 50 एकड़ से अधिक जमीन कटकर नदी में समा चुकी है। कई घर और सड़कें भी समा चुकी हैं। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कटाव कितना तेज हो रहा है। ग्रामीणों की माने तो वक्त रहते पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया तो बायसी के कई गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। आज लगभग 15 दिन से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई आदमी या फिर विधायक जी की तरफ से कोई आदमी यहाँ पर आए, लेकिन अब तक कोई नहीं पहुँच पाए हैं। अब जरा मुजफ्फरपुर में बाढ़ से क्या हालात हैं वो भी देख लीजिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी है। बूढ़ी गंडक और संगम नदी में उफान की वजह से शहर के बाहरी इलाकों में पानी भर चुका है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने कहर बरपा रखा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के बाहरी इलाकों की तस्वीर, जो SKMCH अस्पताल के तरफ का जो इलाका है। कई सारे ऐसे गांव हैं जो बाढ़ में पूरी तरीके से डूब चुके हैं और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हर तरफ आपको सैलाब ही नजर आ रहा होगा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कई सारे गाँव के लोग किस विकट परिस्थिति में किसी तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये संगम नदी और बूढ़ी गंडक नदी जो दोनों मिलता है, उसके बाद इस दोनों नदियों के मिलने के बाद गांव की स्थिति क्या हो गई है आप अंदाजा लगे। जो हरे हरे पेड़ों के झुरमुट को आप देख रहे हैं वो बस्ती है, लेकिन उसके चारों तरफ पानी ही पानी है और इस पानी की वजह से एक बड़ी आबादी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। और ये तस्वीर
ये बताने को काफ़ी है कि अभी मानसून की बारिश भी बहुत तेज गति से शुरू नहीं हुई है, बावजूद इसके अभी कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के इलाकों में बाढ़ से हालात बदतर है। ये है बेतिया का मझौलिया नानो सती मुख्य मार्ग, जहां सड़क पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। इसी रास्ते से लोग बेतिया, मझौलिया, पटना, मोतिहारी, अरेराज जाते हैं। अब चूंकि मजबूरी है तो लोग पानी में जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। दरअसल इस इलाके में बहने वाली कोहड़ा और गोपी खाड़ नदी उफान पर है और दोनों नदियों का पानी तटवर्ती गांवों में घुस चुका है। नानो सती का जाने वाला ये मुख्य मार्ग है। यहाँ से बेतिया जाने में भी इसको क्रॉस होकर जाना पड़ता है, चाहे इधर मोतिहारी जाना पड़ता हो या इधर अगर मझौलिया जाना हो तो इसी रास्ते से होकर जाया जाता है। बड़ी परेशानी हो रही है, लगभग 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। यहाँ पे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इधर गोपालगंज में गंडक के किनारे बसे गाँवों में अभी भी गंडक का कहर जारी है। सदर प्रखंड के यादवपुर दुखहरण पंचायत के मेहदिया गाँव में गंडक से भारी तबाही हुई है। अभी हम जादवपुर दुकान पंचायत के मेहदिया गांव में हैं और आप देखेंगे कि मेहदिया गांव के पास जो गंडक की जो मुख्य धारा है वो इधर लौट के आई है और उसकी वजह से जो गंडक का पानी कम हुआ है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो छठ घाट जहाँ पूजा होता था वो पूरी तरह से पानी में डूब गया है और जो गंडक के जो धार है वो देखें आपके किस कदर धार जो है गाँव के पास से बह रही है। ये हाल है जुलाई के पहले हफ्ते का। जाहिर है अभी पूरी बरसात बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से प्रवीण कुमार, बेतिया से प्रफुल्ल, गोपालगंज से मुकेश कुमार और मुजफ्फरपुर से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। औरंगाबाद और पटना में लूट की ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देकर अपराधियों ने सनसनी मचा दी। औरंगाबाद में लुटेरों ने पेट्रोल पंप के कैशियर से 41,96,000 रुपए लूट लिए। बाइक सवार 4 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और लूट के दौरान अपराधियों ने कैशियर को गोली मारी है। हालांकि बाद में 32 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। इधर पटना में कुरियर कंपनी के कर्मचारी से 12 लाख रुपए लूटे गए। एक्सप्रेसवे पर अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। औरंगाबाद में अपराधी पुलिस के लिए चुनौती बन गए हैं। दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला लूट का है। एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी से लगभग 42 लाख रुपए की लूट हुई है। घटना बारूण थाना क्षेत्र के सिरिस के पास की है। दिन दहाड़े हुई लूट की इस घटना के दौरान अपराधियों ने कैशियर को गोली मार दी, जिसे लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जिसका इलाज फिलहाल औरंगाबाद सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल कर्मचारी ने बताया कि पेट्रोल पंप के 2 दिनों का सेल का पैसा जमा किया गया था, जिसे लेकर डेहरी जा रहे थे। गाड़ी जैसे ही NH2 पर पंप से थोड़ी दूर आगे बढ़ी, 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने फायरिंग कर दी और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। कालवा में सोचे कि हाथों चैनो छीन ले, अब बस हम सोचे कि उसका पिस्तौल हम छीन लेंगे। वो जो पिस्तौल पर हाथों मारे ना तो वही चला गया। घटना की सूचना मिलते ही बारूण थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। औरंगाबाद में एक पेट्रोल पंप के कैशियर से 41,96,990 रुपए की लूट हुई है। बाइक पर सवार 4 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सिरिस के पास अपराधियों ने कैशियर को गोली मारकर जख्मी कर दिया, फिर कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। समस्तीपुर में प्रेमी जोड़े को छुपकर मिलना महंगा पड़ गया। पूर्व मुखिया ने प्रेमी युगल को कमरे में बंद कर पीटा और पूर्व मुखिया ने पहले लड़के और लड़की को एक दूसरे से पिटवाया, फिर खुद लाठी लेकर पिटाई शुरू कर दी। घर का दरवाजा बंद होने की वजह से गांव के लोग उसे बचाने नहीं आ सके। हालांकि पिटाई का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया गया। एसपी ने कहा है कि वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये गलत प्रतीत हो रहा तो खानपुर थानाध्यक्ष को इसकी जांच का आदेश दिया गया है और यदि इसमें संज्ञा प्राप्ति पुष्टि किसी के विरुद्ध भी होती है तो उसमें प्राथमिकी दर्ज करके अगर तक कार्रवाई की जाएगी। पार्सल बम मामले में आज एनआईए की टीम दरभंगा पहुंची और रेलवे स्टेशन पर पार्सल कर्मचारियों से पूछताछ की। इसके साथ ही चाइल्ड लाइन के अधिकारी से भी बातचीत की गई है। दोनों से करीब 1 घंटे तक पूछताछ चली। चाइल्ड लाइन के सदस्य के मुताबिक घटनास्थल के पास भी उनका दफ्तर है, लिहाजा एनआईए की टीम ने जो जानकारियां मांगी वो उन्हें दी गई हैं।
नहीं था, कब हुआ, यही सब चीज़ें क्योंकि हम लोग के सामने हुआ था इसलिए हम लोग को बुलाया गया था और कोई विशेष। कितने लोगों से पूछताछ हो रही है? जो भी डिपार्टमेंट के थे उनसे बातचीत चल रही है, जैसे पार्सल हो गया, चाइल्ड लाइन हो गया। अगर आपने क्या बताया, क्या देखा था, उनकी हुआ क्या था? हम तो घटना के बाद पहुँचे थे। इधर पटना के चर्चित रुपेश हत्याकांड के अंतिम आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आर्यन जायसवाल कई दिनों से फरार था, इसे शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसका स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। धर्मशाला में ऐसे ही रह रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने इसका सर्वेलांस शुरू किया तो घर के आसपास फिल्मिंग शुरू की, केस चार्जशीट हो जाएगा। 3 लोगों पहले से चार्जशीट हुआ था। समस्तीपुर में न्यूज 18 की खबर के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया है। लिखित आश्वासन देकर सड़क जाम हटवाया गया। जल जमाव से परेशान लोगों ने सड़क जाम किया था, जिससे करीब 6 घंटे तक लोग परेशान रहे। जब न्यूज 18 पर खबर चली तो नगर निगम के अधिकारियों की नींद टूटी और आश्वासन देकर सड़क जाम को हटवाया गया। हम लोग पिछले 1 महीना से बाढ़ की स्थिति में रह रहे हैं। नाली के पानी में खाना खा रहे हैं और नाली के पानी को पी रहे हैं, और अब मरने की स्थिति में होगा कि डायरिया होगा, मलेरिया होगा, फलेरिया होगा, और सब बच्चों लोग हम लोग पहले कोरोना से क्या मरेंगे, इसी से मर जाएंगे। ये हालत में है। अब पिछले 1 महीना से प्रशासन हम लोग को लॉलीपॉप दे रहा है, यहाँ पंप लगा रहे हैं, वहाँ पंप लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्रशासन रहता है तो पंप चलता है, जैसे ही गया सब गायब, जैसे आया सब आ गया। ये सब खाली अपने प्रकृति के विरोध में काम कर रहा है। ये लोग कभी जीवन में कभी कोई काम किए नहीं, आज इन लोग को काम करना पड़ रहा है, तो हालत खराब हो रही है। और नगर प्रशासन को कहते हैं, SDO साहब को कहते हैं, तो फोन नहीं उठाते। 100 फोन किए हैं तब स्कूटी आया है अभी जाम छोड़ाने के लिए। हम लोग को न्याय चाहिए, पानी हटना चाहिए। अब पानी जो पंप से लगा हुआ है, स्कूटी वाले तो क्या बोल रहे हैं? वो कुछ नहीं कहते, हम इसका कोई अच्छे नहीं है, देहात का पानी आ रहा है, हम ना दिस डैट बोल रहे हैं। धर्मपुर का क्षेत्र है और जो BED कॉलेज का क्षेत्र है उसमें जल जमाव है, और जल जमाव के लिए हम लोग लगातार 24x7 हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन पानी निकलने का दर धीमा है। इसी कारण से जनता ने आक्रोश में आके यहाँ पर किया था। उनको समझाया गया है, उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही हमारे पास उत्तराखंड से 100 HP का पंप आएगा, वो पंप पहले वहीं इंस्टॉल किया जाएगा। ऑलरेडी पंप वहाँ पे चल रहा है, लेकिन जो बड़ा पंप आएगा 100 HP का, वो वहाँ इंस्टॉल किया जाएगा, वो जल्दी पानी की निकासी करेगा। इसी आश्वासन पर ये लोग जाम तोड़ने के लिए, जाम हटाने के लिए तैयार। और बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से, जहां डूबने से 5 लोगों की मौत हुई है। पानी भरे गड्ढे में डूबने की मौत की बात सामने आ रही है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। एक महिला और 4 बच्चों की जान चली गई। बिथान के मरुकाही गांव की यह घटना है। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। और मुकेश हमारे साथ सहयोगी। मुकेश, क्या अपडेट है? जी, यहाँ पर ये बिथान के मरुकाही की घटना है, जहाँ बच्चे गड्ढे के किनारे खेल रहे थे और उसी दौरान बच्चे फिसल करके गड्ढे में चले गए और एक के बाद एक बच्चे के पीछे गड्ढे में गिरते गए, जिसको देख करके बच्चे की माँ वहाँ मौजूद थी, वह भी बचाने गए। ये बच्चे की माँ की भी इस दौरान मौत हो गई। कुल 5 लोगों की मौत खबर को वहां से स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से गड्ढे से निकाला गया, जिसके बाद अस्पताल लाया गया था, जहां पे डॉक्टर के द्वारा घोषित किया गया है। और घटना के बाद वहां पे मातमी सन्नाटा पड़ा हुआ, चीख और चित्कार फैल रही है चारों तरफ। और वहां पर अब पोस्टमार्टम कराने की तैयारी प्रशासन के द्वारा की जा रही है और जो स्थानीय अधिकारी हैं वो सभी वहां के लिए रवाना होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और दरभंगा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पार्सल बम ब्लास्ट मामले में NIA की पूछताछ जारी है। 7 घंटे से दरभंगा स्टेशन पर NIA की टीम मौजूद है। GRP के अधिकारी से घटना की पूरी जानकारी ली है कि कैसे घटना घटी। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है।
और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।